स्टूडेंट्स, आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास बेटा टॉपिक है दैट इज़ शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारे पास बेटा टॉपिक है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल या बेटा ऑर्बिटल क्या होती है। हम सबसे पहले बेटा ये जानेंगे कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल या बेटा सिंपली हम बोल सकते हैं दैट इज़ ऑर्बिटल, ये होती क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल बोलो या हम ऑर्बिटल बोलो, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वो 3D स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि क्या है, इट इज़ 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर हम बोल सकते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम रहेगी। ठीक है बेटा, नियरली मैक्सिमम मीन्स बेटा नियरली 90%, जिसको हम बोल सकते हैं नियरली 90 to 95%। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली में ऑर्बिटल कुछ नहीं होता, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वो रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। और जैसा बेटा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, वैसी उसकी ओबियसली बात है बेटा ऑर्बिटल की शेप हो जाएगी। जैसे बेटा अगर हम सबसे पहले बेटा जाने कि भाई एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो जब हम एस ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं तो एक्चुअली बेटा हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपके पास जो बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, ठीक है ना, वो चारों तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बराबर मिलता है। हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक्चुअली बेटा क्या हो रहा है कि चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो हर डायरेक्शन में बराबर है। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये जो बेटा अगर हम इसका एक बाहर की तरफ बेटा हमें अगर यहाँ पे एक बाउंड्री लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये शेप कैसी लेगा बेटा, स्फेरिकल शेप लेगा। ये शेप लेगा बेटा स्फेरिकल शेप। तो एक्चुअली में एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है ना बेटा वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल क्यों होती है बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो आइडेंटिकल है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है बेटा इज आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब न्यूक्लियस के बेटा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बेटा क्या है, सेम है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, इसीलिए बेटा जो एस ऑर्बिटल है इसकी शेप कैसी है बेटा, स्फेरिकल है। ठीक है ना, आपको पता है एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है, एल मीन्स एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, तो आपको पता है एल की वैल्यू बताओ क्या होती है बेटा एस ऑर्बिटल के लिए, 0। और बेटा एम की वैल्यू भी क्या होती है, 0। और आपको ये पता है कि एम आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये एम इंडिकेट करता है ओरिएंटेशन को। ठीक है ना, कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में अरेंज है। तो यहाँ पर तो हर डायरेक्शन में बराबर है, तो m की वैल्यू 0, इट मीन्स यहाँ पे केवल एक ओरिएंटेशन है। तो आपको पता है वो शेप जिसमें केवल एक ओरिएंटेशन हो, ठीक है बेटा, तो वो शेप बताओ कौन सी होती है बेटा, दैट इज स्फेरिकल। स्फेरिकल एक ऐसी शेप है जिसमें केवल एक ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो अब एस ऑर्बिटल के बारे में बेटा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओबियसली बात है बेटा जो न्यूक्लियस के चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर डायरेक्शन में। अब एक्चुअली यहाँ पर जो इसको हम बोल सकते हैं जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन डायरेक्शनल बनेगा। यहाँ पर जो बेटा बॉन्ड बनेगा वो नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्यों बेटा, क्योंकि आपको पता है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है न्यूक्लियस के हर डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे जाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी वही है बेटा, ऐसे जाओगे तो भी वही है। मतलब चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है हर डायरेक्शन में वो बराबर है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
हर डायरेक्शन में बराबर है, इसीलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। और इसमें बेटा कितनी ओरिएंटेशन होंगी, केवल एक ओरिएंटेशन, जैसे हमने देखा वन ओरिएंटेशन है, ठीक है बेटा। और एक ओरिएंटेशन की वजह से जो बेटा शेप बनेगी, कैसी शेप होगी वो, दैट इज स्फेरिकल शेप होगी, दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। अब बेटा हम जो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वो चलते हैं बेटा पी ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, पी ऑर्बिटल के बारे में। अब आपको ये पता है कि जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें पहले मेन पॉइंट लिख देता हूँ कि भाई पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। अब ये क्यों होता है इसका मतलब समझाता हूँ बेटा, डंबल शेप। यहाँ पर बेटा हम पी ऑर्बिटल में बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ना बेटा, उसके टू लोब्स हैं, दैट इज टू लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नेक्स्ट बेटा इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, जैसे ये नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर है बेटा, और ये होता है बेटा दैट इज डायरेक्शनल कैरेक्टर, दैट इज डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा हम बोल सकते हैं यहाँ पे थ्री ओरिएंटेशन होती हैं, दैट इज थ्री ओरिएंटेशन। अब इन सभी का मतलब समझाता हूँ मैं बेटा। एक्चुअली में जब हम पी ऑर्बिटल में ऑब्जर्व करते हैं कि मान लो बेटा ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब बेटा हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम है टू लोब्स में, जो न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में। अगर ये बेटा मान लो आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, तो इसके दो अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में। तो मान लो बेटा ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अपोजिट साइड में या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है ना, या फिर बेटा इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली में पी ऑर्बिटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो मैक्सिमम है टू लोब के अंदर, ये दो लोब हो गए, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि मान लो बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, ये मुझे कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, ये बेटा मुझे कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस होगा तो उसके दो अपोजिट साइड में लोब हो गए। मान लो बेटा ये आपके पास हो गया दैट इज एक्स एक्सिस, मान लो बेटा ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ऊपर की तरफ बेटा आपके पास हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो लोब है, ठीक है ना, वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये सभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एक्स और वाई प्लेन के अबव साइड में है, और ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एक्स और वाई प्लेन के नीचे की तरफ है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम इसको डंबल शेप क्यों बोलते हैं, बिकॉज बेटा जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो मैक्सिमम है दो लोब्स में, और जो न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में या तो ऐसे मिलेंगे या फिर ऐसे और ऐसे मिलेंगे, ठीक है, या तो लेफ्ट राइट मिलेगा या अप डाउन मिलेगा। अब ये जो शेप बनेगी बेटा, ये इस शेप को बताओ हम क्या बोल लेंगे, दैट इज डंबल शेप, ठीक है बेटा। अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं भाई, कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या दोनों लोब है, ये जो आप ऊपर और जो नीचे लोब हैं, क्या इनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो दोनों में बराबर होगी या बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बेटा इलेक्ट्रॉन मिलने की ऊपर और जो नीचे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगी बोथ लोब्स में। जितने इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है बेटा, उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा, आपको पता है कि पी ऑर्बिटल के लिए जो बेटा एल होता है, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1, तो बेटा जो एम की वैल्यू है वो -1, 0 और बेटा +1 होती है। तो ये जो तीन वैल्यू है क्या इंडिकेट करती हैं, आपको पता है कि एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये इंडिकेट करती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लोब है, ठीक है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो कौन कौन सी डायरेक्शन में मिल सकता है। तो हमें पता है ये तीन वैल्यू ये इंडिकेट करेंगी कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो कौन सी डायरेक्शन के अलोंग मैक्सिमम होंगी। तो आपको ये भी पता है कि बेटा जब हम पी ऑर्बिटल के केस में बात करते हैं, ठीक है ना,
तो हम बात करते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल के बारे में। हम बेटा बात करते हैं पी एक्स के बारे में, पी वाई के बारे में और बेटा पी जेड के बारे में। पी एक्स का मतलब बेटा ये हो गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो मैक्सिमम है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मान लो ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये मान लो बेटा आपके पास वाई एक्स, और ये बेटा मान लो आपके पास जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर जो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो पी ऑर्बिटल के केस में ये जो दो लोब होते हैं, एक पे पॉजिटिव, इसके दूसरे पे नेगेटिव। अगर बेटा ये तो हो गया पी एक्स के बारे में। अगर बेटा मैं बात करता हूँ पी वाई के बारे में, तो ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये बेटा आपके पास हो गया जेड एक्सिस। इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो बेटा ये हो गया पी वाई, एक पे पॉजिटिव, अपोजिट साइड वाले पे नेगेटिव। और इसी तरह बेटा जब मैं पी जेड के बारे में बात करूँगा तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेटा मैक्सिमम है, दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्चुअली में जो m की तीन वैल्यू आती है, -1, 0 और +1, ये इंडिकेट करती हैं कि कौन कौन सी डायरेक्शन में, कौन कौन सी ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो तीन वैल्यू का मतलब हो गया तीन एक्सिस, पी एक्स, पी वाई एंड बेटा पी जेड। ठीक है, ये बेटा हो गया हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है उनके बारे में। ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टर बताओ इसको हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो या तो एक्स एक्सिस के लोगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, या बेटा वाई एक्सिस के लोगे, या आपके पास जो जेड एक्सिस है इसके लोगे। ठीक है भाई, अब बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन जैसे बेटा ये आ जाए कि सर ये बेटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मान लो भाई आपके पास ऑर्बिटल है 1s है, 2s है और बेटा 3s है। बताओ इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। अगर मैं इनमें सिमिलरिटी की बात करूं तो मुझे पता है कि तीनों एस ऑर्बिटल हैं, तीनों की शेप बेटा क्या होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, और अगर बेटा इनके बीच में मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, डिफरेंस होगा एक तो बेटा इनकी साइज़ का और एनर्जी का, साइज एंड एनर्जी। आपको पता है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हम कभी भी बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये सबसेल के आगे ये जो नंबर लिखा होता है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n होता है। तो 1s से 2 में चला गया, फिर 2 से 3, इट मीन जैसे जैसे n इंक्रीज़ करेगा तो बेटा साइज़ भी बढ़ेगी और बेटा एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम साइज़ और एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें तो 1s से ज़्यादा साइज़ होगी 2s की, 2s से ज़्यादा बड़ी साइज़ होगी 3s, 1s से ज़्यादा एनर्जी होगी 2s की, 2s से बेटा ज़्यादा एनर्जी होगी 3s की। दूसरा डिफरेंस होता है नोड का। अब आप कहोगे सर ये नोड क्या आ गया, देखो बेटा नोड एक वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो जीरो होती है। ठीक है, या हम समटाइम बोलते हैं नोडल प्लेन। अगर मैं कहूँ नोडल प्लेन, दैट इज नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन एक्चुअली में बेटा क्या है, वो प्लेन जो न्यूक्लियस में से पास हो रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, हम बोल सकते हैं ए प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, ए प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, on which the probability of finding electron, the probability of finding electron is almost zero। वहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट बेटा क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा कि जैसे बेटा मैंने एक इक्वेशन डिस्कस किया था, ठीक है, जिसको हम बोलते थे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अगर बेटा इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसको बेटा हम सिंपली बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन,
और ये इक्वेशन क्या होती है, ये बेटा एक्चुअली में हमें एक वैल्यू देती है, ठीक है, साई की वैल्यू देती है बेटा। अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार लिखना चाहूँ तो बेटा ये इक्वेशन है दैट इज़ डेल स्क्वेयर साई दैट इज़ डेल एक्स स्क्वेयर प्लस बेटा डेल स्क्वेयर साई दैट इज़ डेल वाई स्क्वेयर बेटा, प्लस बेटा डेल स्क्वेयर साई और बेटा डेल जेड स्क्वेयर, प्लस बेटा दैट इज़ 8 पाई स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर एंड बेटा ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक इक्वेशन है बेटा, ठीक है, ये इसका बोर्ड में कोई यूज़ नहीं है अभी, ठीक है, ये इसके हायर फॉर्म में, मतलब हायर क्लासेस में आपको पता लग जाएगा। अगर मैं कहूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर इस इक्वेशन का मैं यूज़ क्या है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ना बेटा, ये हमें एक फंक्शन देगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसका पूरी इक्वेशन का जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमें एक फंक्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं साई। साई को बेटा हम सिंपली वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं दैट इज ऑर्बिटल फंक्शन। क्या बोल सकते हैं बेटा, दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब एक्चुअली में जो इस पूरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो हमें साई से सिर्फ मतलब है, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन बेटा अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं, साई का स्क्वायर कर दूं, तो अब हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब हमें साई का स्क्वायर करने के बाद ये इंडिकेट करता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम साई का स्क्वायर करें तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एंड हम बोल सकते हैं इट गिव्स the electron probability density, it gives the electron probability density, ठीक है, at given point, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ और भी है, इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ना बेटा, ये हमें 3 क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर के बारे में। कौन कौन से बेटा, दैट इज एन, दैट इज एल, दैट इज एम। एन कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एल बेटा कौन सा क्वांटम नंबर है, दैट इज एजोमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और बेटा जो ये एम है ये आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं इनकी इंफॉर्मेशन देने का काम भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन करती है। और पूरी इक्वेशन का जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो हमें एक फंक्शन मिलता है जिसको हम सिंपली वेव फंक्शन या ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिसको हम साई से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं, अब ये इंडिकेट करेगा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन मिलने की बेटा पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो एक्चुअली में नोड बेटा एक वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी बेटा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब जैसे बेटा मान लो बेटा ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। एक हमारे पास है बेटा 1s, एक बेटा हमारे पास है 2s, और बेटा एक हमारे पास है सपोज करो 3s, ठीक है। तो बेटा एक्चुअली में हम ऑब्जर्व करते हैं कि मान लो आपके पास 1s ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये 1s ऑर्बिटल के लिए। जब मैं 2s के लिए बेटा ऑब्जर्व करता हूँ, ये इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। फिर एक वो रीजन आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे ही नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस रीजन को बेटा हम बोलते हैं नोड, ठीक है। तो नोड वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो ये हो गया 2s ऑर्बिटल। अगर हम बात करें बेटा 3s ऑर्बिटल, तो बेटा 3s ऑर्बिटल के केस में ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। आफ्टर दैट वो पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, ये नोड हो गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्टार्ट हो गए, फिर एक रीजन आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, फिर ये बेटा आपके पास क्या आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी आ गई। तो कहने का मतलब ये है 3s के लिए। तो 3s में कितने नोड हो गए, एक तो पहला तो ये नोड हो गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये डॉटेड डॉटेड का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा बेटा आपके पास हो गया ये नोड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नोड एक वो रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है बेटा,
ठीक है। अब s ऑर्बिटल में नोड कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका है केवल s ऑर्बिटल के लिए 4s ऑर्बिटल अगर बेटा आपको नोड निकालने हैं तो दैट इज n-1। ठीक है। अब n का मतलब हो गया जो मेन सेल आपकी, तो जैसे यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 1 -1 0, कोई नोड नहीं है। यहाँ पर बेटा निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 है, 2 -1 1 नोड है। और बेटा यहाँ पे निकालेंगे तो दैट इज 3 -1 दैट इज 2 नोड है। तो यहाँ पे एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा। ठीक है। तो ये बेटा नोड है। अब अगर बेटा हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, हम बात कर लेते हैं, मान लो बेटा, हाँ हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे बेटा। क्वेश्चन ये था कि बताओ 1s 2s 3s ऑर्बिटल में क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी तो ये होगी तीनों की शेप स्फेरिकल है। डिफरेंस एक तो एनर्जी का हो गया, साइज बढ़ रही है। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना, 1 2 3, तो साइज भी बढ़ेगी और एनर्जी भी बढ़ेगी। नोड, अब नोड में भी फ़र्क है। अभी आपने देखा, देखो ध्यान से बेटा, अभी आप देखो 1s में 0 बेटा, 2s में 1, 3s में 2, तो हम बोल सकते हैं नोड में भी 1s में बताओ कितना नोड है 0, 2s में कितना नोड है बेटा 1, 3s में बेटा कितना नोड है 2। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं, ये तो था p ऑर्बिटल के बारे में। अब बेटा जो हम बात कर लेते हैं d ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है। अब अगर बेटा हम d ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो आपको पता है बेटा d ऑर्बिटल आपकी बेटा कैसे मिलेंगी, ये मिलेंगे डबल डंबल, डबल डंबल से। ठीक है बेटा। दूसरी बेटा जो d ऑर्बिटल होती हैं वो डायरेक्शनल होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बेटा अगर हम बात करें तो d ऑर्बिटल में 4 लोब्स होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, 4 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है बेटा, 4 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें 5 ओरिएंटेशन होती हैं, 5 ओरिएंटेशन। ठीक है। 5 ओरिएंटेशन का मतलब 5 ऐसी डायरेक्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अरेंज होगा। ठीक है बेटा। अब जैसे बेटा अगर मैं बात करूं डबल डंबल शेप कैसे है, पहले मैं बताता हूं। आपको पता है अगर जब मैं बेटा d ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा तो d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। और बेटा m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, +1 एंड +5। ये जो बेटा 5 वैल्यू हैं, इसी का मतलब हो गया 5 ओरिएंटेशन। इट मीन्स 5 ऐसे ओरिएंटेशन है, ऐसे डायरेक्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा। तो जैसे बेटा मान लो ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये बेटा वाई एक्सिस है। ठीक है। तो एक एक्स और वाई एक्सिस इनके बीच में बेटा। ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बेटा और बताता हूँ। हम जब बेटा बात करते हैं डी ऑर्बिटल के केस में, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल के केस में जो भी दो अपोजिट लोब है उन पे सेम चार्ज मिलेगा। अगर इन दो अपोजिट पे नेगेटिव है बेटा तो इन दो अपोजिट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं था। याद करो जब हम पी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो जो भी पी ऑर्बिटल में एक पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट वाले पे नेगेटिव। ठीक है, एक पे नेगेटिव अपोजिट वाले पे पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। लेकिन बेटा डी ऑर्बिटल के केस में जो भी दो अपोजिट लोब होंगे उन पे सेम चार्ज, इन दोनों पे पॉजिटिव इन दोनों पे नेगेटिव। तो ये हो गया डी एक्स वाई। इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्स और वाई प्लेन के बीच में है। तो ये आपके पास ऑर्बिटल होगी डी एक्स वाई। एक ओरिएंटेशन तो बेटा ये होगी क्योंकि हमें तो 5 ओरिएंटेशन दिखानी है। दूसरा बेटा अगर ये आपके पास सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये बेटा मान लेते हैं जेड एक्सिस है। तो अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है ना, क्योंकि बेटा एक्चुअली में 3D डायग्राम होते हैं ऑर्बिटल, मैंने पहले ही बताया वो 3D रीजन होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन हमारे पेपर तो 2D है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक y लिख रहा हूँ एक z लिख रहा हूँ। ठीक है। तो अगर बेटा इन पे नेगेटिव हो गया इन पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, तो ये बेटा हो गया डी वाई जेड। तो दूसरा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होगी वाई और जेड प्लेन के बीच में होगी बेटा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें डी एक्स जेड, तो ये बेटा एक्स
ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, जेड एक्सिस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये बेटा अगर ये दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बेटा ओबियसली बात है बेटा ये जो हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ डी एक्स जेड। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी एक्स और जेड प्लेन के बीच में। एक होगा बेटा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखो इन तीनों कंडीशन में लोब्स है ना प्लेन के बीच में है, और अगर मैं बात करूँगा डी एक्स, ये बेटा मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना बेटा वो आपका एक्सिस के ऊपर है, इस एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर है। तो ये हो गया बेटा डी एक्स स्क्वेयर माइनस दैट इज वाई स्क्वेयर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के बीच में नहीं है बेटा, एक्सिस के ऊपर है। तो अगर इन दोनों पे अगर हम पॉजिटिव अपोजिट पे आपको पता है साइन सेम लेना है, इन दोनों पे नेगेटिव हमने ले लिया, ठीक है। और बेटा एक लास्ट आपके पास आएगा दैट इज डी जेड स्क्वेयर। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये जेड एक्सिस, तो ये भी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड जेड एक्सिस के ऊपर मिलेगा और ऐसे मिलेगा, दैट इज डोनट शेप, डोनट शेप, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास हो गया डी जेड। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर इन तीनों में ओबियसली बात है एक्सिस के ऊपर नहीं है, प्लेन के बीच में, यहाँ पर एक्सिस के ऊपर है, ठीक है बेटा। तो अब हम इसके बेसिस पे एक्सिस के ऊपर नहीं है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, दो प्रकार के ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा हम। एक बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल बेटा उन ऑर्बिटल को बोला जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है। तो बताओ कौन कौन सी है भाई। एक तो सभी पी ऑर्बिटल है बेटा, जितनी भी बेटा आपके पास पी ऑर्बिटल हैं आप देख सकते हो, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड है। तो एक तीन तो बेटा पी ऑर्बिटल होगी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और दो डी ऑर्बिटल हो जाएंगी, बताओ कौन कौन सी। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस पे है, और बेटा डी जेड स्क्वेयर, दैट इज डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बेटा, और डी जेड स्क्वेयर। एक होती है बेटा फैनन ऑर्बिटल। देखो फैनन ऑर्बिटल वो होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के ऊपर नहीं होता, ठीक है, वो प्लेन के बीच में होता है। तो बेटा कौन कौन सी होगी, तीन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये फैनन ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के बीच में है, ठीक है बेटा। जैसे बेटा हमें पता है ये जो डी जेड स्क्वेयर है इसकी जो शेप है बेटा वो डोनट शेप है। तो इन सभी की जो बेटा हम शेप कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना, ये जो बेटा आपके पास बची हुई डी ऑर्बिटल हैं इनकी शेप हम बोलेंगे दैट इज क्लोवर लीफ शेप। इन सभी की शेप बेटा कैसी होती है, क्लोवर लीफ। जैसे क्लोवर जो बेटा आपके पास जो प्लांट होता है वैसे क्लोवर लीफ, तो जैसे क्लोवर लीफ होती है वैसे इन सभी की शेप है, लेकिन ये शेप डोनट शेप होगी बेटा, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि अगर हम बात करते हैं कि भाई जो डी ऑर्बिटल डबल डंबल, क्योंकि एक ओबियसली बात है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे है तो एक डंबल ये बन गया, दूसरा डंबल ये बन गया, डबल डंबल। डायरेक्शनल क्यों है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। डी एक्स वाई का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स और वाई प्लेन के बीच में है, डी वाई जेड का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाई और जेड प्लेन के बीच में है, ठीक है ना बेटा, ऐसे। और बेटा कितने लोब्स हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, 4 लोब्स, आप देख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। और ये डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटा। ओरिएंटेशन कितनी होंगी, मतलब कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, 5 टाइप से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बेटा, और डी जेड स्क्वेयर, ठीक है। इसलिए बेटा इसकी 5 वैल्यू हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बेटा शेप होगी दैट इज डी ऑर्बिटल्स। अगर बेटा इसके अंदर हम देखें तो एक चीज़ आपको बस जो बेटा फोकस रखना है वो ये, हाँ ये याद रखना है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, पूछेंगे बताओ इनमें कौन सी एक्सियल ऑर्बिटल है, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखना पी में तीनों और डी में आपके पास ये 2, या बेटा आपके पास ये पूछ सकते हैं कौन सी फैनन ऑर्बिटल है। फैनन मीन्स लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन एक्सिस, तो बेटा उनको हम बोलते हैं फैनन ऑर्बिटल। तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाई कौन सी फैनन ऑर्बिटल है और कौन सी बेटा आपके पास एक्सियल ऑर्बिटल है, ठीक है।
ये बेटा हमारे पास जो टॉपिक था दैट इज़ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसमें हमने एस ऑर्बिटल डिस्कस किया बेटा, पी ऑर्बिटल डिस्कस किया, डी ऑर्बिटल डिस्कस किया, ठीक है, और उसके अलावा इनकी क्या शेप होती है बेटा वो हमने डिस्कस किया है।